हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू प्रशांत ट्यूटोरियल और मैं हूं प्रशांत प्रजापति। लास्ट लेक्चर में हमने बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन दैट इज़ फ्लेक्सरल फार्मूला डिराइव किया, देन उसके बाद एक बेसिक न्यूमेरिकल किया। उसके बाद हम इस लेक्चर में अगला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन रीड करते हैं। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज शोन, द बीम रेजिस्ट बेंडिंग मोमेंट अबाउट द हॉरिजॉन्टल न्यूट्रल एक्सिस। तो सबसे पहली चीज़ क्या बोला उसने, द बीम रेजिस्ट बेंडिंग मोमेंट अबाउट द हॉरिजॉन्टल न्यूट्रल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट बेंड हो रहा है, इसका मतलब समझ लेते हैं पहले। अगर हॉरिजॉन्टल न्यूट्रल की एक्सिस बेंड हो रही है तो सपोज करो ये आपकी बीम है, ये बीम का आपको क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, राइट। और हॉरिजॉन्टल न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट बेंड हो रही है, मतलब कि ये इसके अबाउट बेंड हो रही है। और इसके अगर अबाउट बेंड होगी तो हम ये वाला जो एक्सिस है इसके अबाउट बेंडिंग किस तरीके से कंसिडर करते हैं। तो इसके अबाउट जो बेंडिंग है उसको हम इस तरीके से कंसिडर करते हैं कि बेंडिंग ऐसी होती है। जब बेंडिंग ऐसी होती है तो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन होता है, इस पार्ट पे यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन होता है उसके ऊपर इस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग का इफेक्ट आता है। इसलिए जब वो हॉरिजॉन्टल न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट बेंडिंग की बात करें तो हमको समझना है बीम इस तरीके से बेंड हो रही है, राइट, इस तरीके से। अगर आपको क्वेश्चन में बोल देता वो द बीम रेजिस्ट बेंडिंग मोमेंट अबाउट द वर्टिकल न्यूट्रल एक्सिस, वर्टिकल न्यूट्रल एक्सिस बोलता तो आपकी ये वर्टिकल न्यूट्रल एक्सिस होती। सो वर्टिकल न्यूट्रल एक्सिस में आपके ये क्रॉस सेक्शन के ऊपर वर्टिकल न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट इफेक्ट कब आता, जब आपकी बीम इस तरीके से बेंड होती, राइट, इस तरीके से बेंड होती तो आपके वर्टिकल एक्सिस के अबाउट यहाँ के जो क्रॉस सेक्शन है उसके ऊपर इफेक्ट आता। सो आपने समझ लिया कि वर्टिकल न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट बेंडिंग क्या होता है एंड हॉरिजॉन्टल न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट बेंडिंग क्या होता है। हॉरिजॉन्टल न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट बेंडिंग है, इसलिए हमारी न्यूट्रल एक्सिस इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रहेगी। वर्टिकल होती तो हमारी न्यूट्रल एक्सिस हमने इसको किया कंसीडर किया होता। ना न्यूट्रल एक्सिस को मैंने यहाँ पे क्यों मार्क किया है, डायग्राम अगर देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक इसका सेंटर तो यहाँ पे होता है। तो मैं आपको बता दूं कि सेंट्रॉइड अगर इस जो ये अंदर का पोर्शन खाली है, जो हैचिंग लाइन से कवर्ड पोर्शन है वही खाली अपना सेक्शन है, ये वाला तो खाली पोर्शन है। सो हम देख सकते हैं कि नीचे का एरिया जो है वो ज़्यादा है, ऊपर का एरिया कम है। सो आपका जो सेंट्रॉइड है थोड़ा सा नीचे की तरफ एग्जिस्ट करेगा। तो ये डायग्राम जो है वर्टिकल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो मैंने ऐसे रख दिया, इसका 50% रख के मैंने यहाँ से सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर दी एंड और अज्यूम किया कि हमारा जो है सी जी है थोड़ा नीचे एक्ट होगा सेंट्रल लाइन से, तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, तो हमको ये जी मिल गया, राइट। सो न्यूट्रल एक्सिस हमने मार्क कर दिया। सो बेंडिंग हमने देखा कि अगर ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट बेंड हो रही है तो इस तरीके से बेंड होगी, राइट। वर्टिकल एक्सिस के अबाउट बेंड होती तो ये इस तरीके से बेंड होती, राइट, ये इस तरीके से बेंड होता, बट ये अभी इस तरीके से बेंड हो रहा है, करेक्ट। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है। नाउ मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ कि इसने आगे क्वेश्चन में क्या बोला है। आगे क्वेश्चन में इसने बोला है द परमिसिबल स्ट्रेसेस इन टेंशन एंड कॉम्प्रेशन आर 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। परमिसिबल स्ट्रेसेस इन टेंशन, ये जब बीम क्या होगी, बेंड होगी। अभी ये बीम आपकी किस तरीके से बेंड हो रही है, सपोज करो ये बीम है आपकी और ये बेंड कैसे हो रही है, ये कुछ इस तरीके से बेंड हो रही है। तो इस तरीके से जब बेंड होगी तो क्या होगा, आपके ऊपर वाले फाइबर में क्या आएगा, कॉम्प्रेशन, सॉरी आपके ऊपर वाले फाइबर में क्या आएगा, टेंशन आएगा, और नीचे वाले फाइबर में क्या आएगा, कॉम्प्रेशन आएगा। सो जब नीचे वाले फाइबर में कॉम्प्रेशन आएगा, ऊपर वाले फाइबर में टेंशन आएगा, तो इसका ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम किस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इसका। सपोज करो ये मैंने यहाँ से कर लिया और ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस होगी। सो ये आपका हो जाएगा स्ट्रेस, ये हो जाएगा आपका सिग्मा टी और ये होगा आपका सिग्मा सी। तो ये कैसा शेप है, ये हॉगिंग शेप है, राइट। हॉगिंग के केस में क्या होता है, सिग्मा टी जो रहता है ऊपर होता है, क्योंकि ऊपर का फाइबर जो होता है वो टेंशन में होता है और नीचे का फाइबर कॉम्प्रेशन में होता है। इसके लिए मैंने ऊपर सिग्मा टी लिख दिया, नीचे सिग्मा सी लिख दिया। और इसका अपोजिट सैगिंग की बात करें तो आपकी बीम किस तरीके से बेंड होगी, आपकी बीम कुछ इस तरीके से बेंड होगी, राइट। और जब सैगिंग होगा तो क्या होगा, सैगिंग में आपके नीचे का पोर्शन जो है टेंशन में दिखेगा और ऊपर का पोर्शन क्या रहेगा, कॉम्प्रेशन में रहेगा। तो इसका अगर हम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाए, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, तो वो कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको। इस तरफ क्या होगा आपका सिग्मा सी और इस तरफ क्या होगा आपका सिग्मा टी, राइट।
सो ये हो गया आपका हॉगिंग और सैगिंग। सो क्वेश्चन में क्या बोला उसने, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन फॉर बोथ सैगिंग एंड हॉगिंग। सैगिंग के लिए भी कैलकुलेट करना है, हॉगिंग के लिए भी कैलकुलेट करना है क्या, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। और उसने यहाँ पे बोला है द परमिसिबल स्ट्रेसेस इन टेंशन एंड कॉम्प्रेशन आर 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यानी कि जो सिग्मा टी है, सिग्मा टी का मैक्सिमम वैल्यू वी कैन कंसीडर अप टू 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड जो सिग्मा सी है इन कॉम्प्रेशन वी कैन कंसीडर मैक्सिमम वैल्यू एज 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दिस मच डेटा इज गिवन। सो फाइंड क्या करने वाला, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन बोथ सैगिंग एंड हॉगिंग में, और सिग्मा बी टी बेंडिंग मोमेंट इन टेंसाइल 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर एंड बेंडिंग मोमेंट इन कॉम्प्रेशन 80 न्यूटन पर एम स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज नथिंग बट इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट। सो बेंडिंग मोमेंट के इक्वल है, इसके लिए मतलब हमको एम बी ही बेंडिंग मोमेंट ही कैलकुलेट करना है। नो, अब ये बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमको बट ऑब्वियस से फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, एम बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बी बाय वाई। इलास्टिसिटी की कहीं बात ही नहीं किया है और रेडियस ऑफ कर्वेचर की कहीं बात ही नहीं किया है, बट ठीक है, ये एम बी अपॉन आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको इस सेक्शन का मिल सकता है, राइट मिल सकता है, ये वाई भी मिल सकता है क्योंकि वाई इज़ द आउटर मोस्ट फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस फ्रॉम आउटर मोस्ट फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, तो वाई भी मिल सकता है। सिग्मा बी, नाउ सिग्मा बी ये कौन सा सिग्मा बी है, ये बेंडिंग स्ट्रेस है। बेंडिंग स्ट्रेस कौन सा बेंडिंग स्ट्रेस, इंड्यूस्ड बेंडिंग स्ट्रेस। और ये जो वैल्यू गिवन है ये कौन सी वैल्यू है, सिग्मा बी टी। ये मैक्सिमम इतने तक हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस, टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस डाल सकते हैं इस बीम के ऊपर, वो वैल्यू दी है, परमिसिबल वैल्यू दी है। और ये कौन सी वैल्यू है, ये कॉम्प्रेशन में मैक्सिमम इतने वैल्यू तक का स्ट्रेस हम इस बीम के ऊपर डाल सकते हैं, वो उसकी वैल्यू दी है। इंड्यूस्ड बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू नहीं दी है, तो हम इंड्यूस्ड बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका सोल्यूशन देखते हैं। आप क्वेश्चन नोट कर लो, ये डायग्राम्स ड्रॉ कर लो, फिर मैं इसके आगे का एक्सप्लेन करता हूँ। सो एम बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बी बाय वाई। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है, तो उसके पहले हमको आई वाई सिग्मा बी कैलकुलेट करना है। सो वाई तो हमको मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सिग्मा बी हम लोग बाद में देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। सो पहले हम आई स्टार्ट करते हैं। सो आई इज़ नथिंग बट आई एक्स एक्स क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सेक्शन, हैचिंग पोर्शन जो है इस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, दैट इज़ अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। हमको आई एक्स फाइंड करना है। नाउ आई एक्स कैसे मिलेगा, आई एक्स फाइंड करने के लिए हम इसको भी कट सेक्शन मेथड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। और कट सेक्शन मेथड से फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको एज अ वन कंप्लीट सेट, यानी कि आप सपोज करो कि ये फील्ड है ऑलरेडी, और हम पहले एक कंप्लीट सेक्शन, ये वाला बड़ा वाला सेक्शन जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे उसकी ओन एक्सिस के अबाउट, देन पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इसके अबाउट निकाल लेंगे, राइट। उसके बाद जो अंदर छोटा वाला है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अबाउट दिस, इसके ओन एक्सिस के अबाउट, देन उसकी ओन एक्सिस के अबाउट निकल जाएगा तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के ये न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट फाइंड कर लेंगे। सो ये जो न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे दिखा रहा है और ये जो है, तो ये सपोज करो ये कौन सा आपका सेंट्रॉइड है, ये इस जो हैचिंग पोर्शन है उसका सेंट्रॉइड है, उसको मैं कंसिडर करता हूँ जी। नाउ इस पूरी बॉडी का जो सेंट्रॉइडल इस कंप्लीट, अगर कंप्लीट सेक्शन को, अगर फील्ड कंप्लीट सेक्शन कंसिडर करें तो उसका सेंट्रॉइड कहाँ होगा, बस बट ऑब्वियस है कि इसका जो आधा है वो ये हो जाएगा और इसका आधा जो है वो यहाँ से पास होगा, तो वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका G1, किसको, क्योंकि उसको हमने G1 बॉडी 1 कंसिडर किया, तो ये आपका हो गया G1, उसको मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट करता हूँ, राइट। और उसके बाद क्या होने वाला है, फिर हम ये छोटा वाला सेक्शन कंसिडर कर लो, यानी छोटा वाला कंसिडर सेक्शन करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा यहाँ से पास होगा, तो उसको हम ब्लू से मेंशन करते हैं। सो यहाँ पे हो गया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको हम G2 कंसिडर करते हैं। नाउ पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके G1 एक्सिस के अबाउट निकाल के न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के निकाल लेंगे। नाउ ये वाले सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया G2 एक्सिस के अबाउट निकाल के इसमें और इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के हम ये वाली सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट फाइंड कर लेंगे। सो आई एक्स इज इक्वल टू, पहले हम बड़े वाले पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसिडर करते हैं। बड़े वाले पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, BD³/12। क्यों, क्योंकि
जो आप अगर ये इसको देखोगे ये एक्सिस को, तो इस एक्सिस की वजह से कौन सा डिमेंशन कट रहा है, ये वाला डिमेंशन कट रहा है। ये वाला डिमेंशन कितना है 50, 75, 25, टोटल कितना हो गया 150। 150 कट रहा है तो 150 का क्यूब होगा। सो पहले तो मैं फॉर्मूला ऐसे लिख देता हूँ, BD क्यूब बाई 12 प्लस A1 H1 स्क्वायर माइनस स्मॉल BD क्यूब बाई 12 प्लस A1 H1 स्क्वायर। हाँ माइनस है तो ब्रैकेट लगाना मत भूलना। सो स्मॉल BD क्या है, ये B हो गया, ये D हो गया, राइट। नाउ यहाँ पे हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम के साथ में कर दिया है इसको। सो कैपिटल B क्या है आपका, कैपिटल B है आपका 50, 50, आपका कैपिटल B हो जाएगा 100। नो कौन सा पोर्शन कट रहा है, ये वाला पोर्शन कट रहा है, यानी कि 150 का क्यूब होगा डिवाइड बाय 12 प्लस A1 ये कंप्लीट बॉडी का एरिया क्या होगा 100 इंटू 150। नो H1 क्या होगा, H1 कैसे फाइंड करेंगे। सो H1 फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये सेंट्रोइड कहाँ पे है वो फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से इसका पोर्शन कितना है, यानी कि हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले y बार फाइंड करना पड़ेगा, राइट। ये कौन सी एक्सिस है, इसको हम x एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम y एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं। सो y बार क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम दी x एक्सिस, दैट इज़ y बार। नाउ y1 बार क्या होगा, y1 क्या होगा सॉरी, तो ये g1 जो है g1 से लेके आपके x एक्सिस तक का डिस्टेंस विल बी योर y1। नाउ y2 क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस विल बी योर y2, राइट। नाउ h1 क्या होगा, h1 इज़ द डिस्टेंस, h1 यहाँ पे h1 है और यहाँ पे ये h2 है और ये a2 है क्योंकि ये बॉडी 2 है। नाउ h1 क्या होगा, h1 मैंने बताया है कि h1 इज़ द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट बॉडी का सेंट्रोइडल एक्सिस एंड जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है वो उन दोनों के बीच का डिफरेंस। सो ये फर्स्ट बॉडी ये हो गई आपकी, उसका सेंट्रोइडल एक्सिस ये हो गया, और किसके अबाउट निकालना है, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट निकालना, तो ये आपका क्या हो जाएगा h1 हो जाएगा। h1 कैसे मिलेगा, ये h1 है, ये चाहिए हमको, तो y1 हो गया, ये y बार हो गया, तो y1 माइनस y बार कर देंगे तो h1 मिल जाएगा। सो y1 माइनस y बार किया हमने तो हमको h1 मिल गया, राइट। h2 क्या होगा, ये आपका h2 मैंने बताया कि h2 क्या होता है, बॉडी 2 जो होती है G2 ये वाला लाइन हो गया। तो इस बॉडी का सेंट्रोइडल एक्सिस जो है वहाँ से लेके इस जिसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है वो एक्सिस, और दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं h2 कैसे मिलेगा, सपोज़ ये y2 है और ये y बार है तो ये h2 हो जाएगा। सो h2 इज इक्वल टू y2 माइनस y बार, राइट। सो y1 और y2 तो हम इजीली निकाल सकते हैं, y बार निकालना पड़ेगा। y बार कैसे निकालेंगे हम, y बार इज़ नथिंग बट a1 y1 माइनस a2 y2 अपॉन a1 माइनस a2। अब हमने माइनस क्यों किया यहाँ पे, बिकॉज ये कट सेक्शन है तो पूरे वाली बॉडी में से ये वाली बॉडी को माइनस करना पड़ रहा है, इसके लिए यहाँ पे माइनस आएगा, राइट। और y1 क्या होगा वो देखते हैं। सो y1 यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तो कंप्लीट बॉडी ये है तो इसके आधे से हमने ले लिया है, तो ये अगर 150 है तो ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। सो आपका y1 कितना हो गया 75 हो गया। नाउ y2 क्या होगा आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है आपका y2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपका y2 है, तो कैसे मिलेगा। नाउ ये G2 कहाँ से पास होता है, इस बॉडी के हाफ से पास होता है, राइट। सो ये बॉडी कितनी है 75 है, तो यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा आपका 75 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा यहाँ तक का डिस्टेंस। नाउ ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस 50 है, तो प्लस 50, तो यहाँ से आपका y2 मिल गया। उसके बाद क्या है a1 इज़ नथिंग बट 100 इंटू 150, a2 क्या है आपका, इतना पोर्शन का डिस्टेंस कितना है 50 और ये कितना है 75, सो 50 इंटू 75।
सो कैलकुलेशन करेंगे तो हमको वाई बार की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से कैलकुलेट करके आपको वाई बार की वैल्यू निकालनी है mm में, बिकॉज ऑल द डिस्टेंसेस आर इन mm, ऑल द डिमेंशंस आर इन mm। सो यहाँ से आपको वाई बार मिल जाएगा, वाई बार की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो आपको y1 और y2 निकालना है। सो y1 हमने देख लिया कितना है, 75 है। सो y1 की वैल्यू 75 रख दिया मैंने, और y बार की वैल्यू जो मिलेगी उसको यहाँ पे रख देंगे, और y2 की वैल्यू क्या है, 75 डिवाइड बाई 2 प्लस 50, 75 डिवाइड बाई 2 प्लस 50। सो यहाँ से y2 मिल गया। नाउ आप प्लीज़ एक बार कैलकुलेशन करके y बार की वैल्यू फाइंड करो, एंड y बार की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे पुट करो और यहाँ पे पुट करो, आपको h1 मिल जाएगा और आपको h2 मिल जाएगा। सो आप इतना कैलकुलेशन करो, उसके बाद मैं आगे का एक्सप्लेन करता हूँ। सो कैलकुलेशन करने के बाद में y1 की वैल्यू 75 मिल गई, y बार 70.83, y2 87.5, h1 इज़ 4.17, h2 इज़ 16.67, राइट। सो अब मैं h1 की जगह पे वैल्यू पुट कर सकता हूँ, h1 की 4.17 स्क्वायर, राइट। ये इतना हो गया। उसके बाद माइनस लगाते हैं, एंड देन b, स्मॉल b क्या होगा आपका, ये जो डिस्टेंस होगा स्मॉल b होगा, और ये d हो जाएगा। नाउ d क्या हो रहा है, इस एक्सिस की वजह से कट रहा है, तो d का क्यूब हो जाएगा। तो d कितना है, 75, तो 75 का क्यूब, और जो अदर साइड है वो एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अदर साइड कितनी है, 50 एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो गया, नीचे डिवाइड बाई 12 हो गया, एंड देन प्लस a2 कितना होगा, यही मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 इंटू 75। नाउ h2 कितना निकाला हमने, 16.67 स्क्वायर। सो ये सोल्यूशन करने के बाद में आपको ix की वैल्यू मिलती है। ix की वैल्यू सॉल्व करने के बाद मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 25.585 into 10⁻⁶ mm⁻⁴। ये आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट है। तो आपको ix मिल गया। अब आता है क्वेश्चन फाइंड करने का। y, ये फॉर्मूला है आपका m/i = σb/y। तो i मिल गया मुझे, और y फाइंड करना है, σb फाइंड करना है। तो σb कैसे फाइंड करेंगे, उसके पहले हमको y देखना पड़ेगा, क्योंकि y क्या होता है। अब देखो मैंने क्या बोला कि y जो होता है न्यूट्रल एक्सिस से आउटर मोस्ट फाइबर का डिस्टेंस होता है। चलो तो हम पहले सैगिंग वाली बीम कंसिडर करके, हॉगिंग बीम कंसिडर करके सॉल्व करते हैं। अब सैगिंग लेके भी स्टार्ट कर सकते हो, मैं हॉगिंग लेके पहले स्टार्ट करता हूँ। हॉगिंग मोमेंट। सो हॉगिंग मोमेंट के केस में क्या होगा, आपकी बीम कैसे बेंड होगी, आपकी बीम इस तरीके से बेंड होगी। ये क्या है, हॉगिंग है। तो हॉगिंग में जब आपकी बीम इस तरीके से बेंड होगी तो क्या होगा, ये अपर वाले फाइबर के ऊपर क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस आएगा, नीचे वाले फाइबर पे क्या आएगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आएगा, राइट। सो अब यही न्यूट्रल एक्सिस है, आपकी न्यूट्रल एक्सिस है, तो आपके अपर फाइबर पे, सिंस मैं हॉगिंग कंसीडर कर रहा हूँ, हॉगिंग मोमेंट, तो आपके अपर फाइबर पे क्या आने वाला है, टेंसाइल स्ट्रेस आने वाला है, और नीचे वाले फाइबर पे क्या आने वाला है, ये न्यूट्रल एक्सिस से नीचे वाले फाइबर पे क्या आने वाला है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाले फाइबर पे क्या आने वाला है, टेंसाइल स्ट्रेस। सो मुझे YT और YC निकालना पड़ेगा। जैसे कि मैंने जब बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आपको समझाया था, तो उस वक्त समझाया था कि न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर तक का जो डिस्टेंस होता है, अगर आपकी बीम हॉगिंग में है तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर तक का डिस्टेंस जो रहेगा वो आपका YT होगा, बिकॉज हॉगिंग में ऊपर वाले सरफेस पे टेंसाइल स्ट्रेस आता है। तो ये हो गई आपकी YT और ये हो गई आपकी YC। नाउ ये YC है अगर, तो ये डिस्टेंस y बार के इक्वल है, तो आपका y बार जो है वही आपका क्या हो जाएगा, YC हो जाएगा। सो योर y बार इज इक्वल टू YC इज इक्वल टू 70.83। नाउ ये डिस्टेंस जो है ये क्या हो जाएगी, आपकी YT हो जाएगी। कंप्लीट डिस्टेंस कितना है, 150। 150 माइनस y बार करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, YT मिल जाएगा, राइट। नाउ YT मिल जाएगा और YC मिल जाएगा। तो सपोज़ करो मैं यहाँ पे अगर इसका ये बनाता हूँ रैंडमली, जस्ट मैं कंसिडर करता हूँ कि नीचे का एरिया जो है ज़्यादा है, नीचे का एरिया ज़्यादा है तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस का वैल्यू ज़्यादा रहेगा, और टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू, नीचे का एरिया ज़्यादा है तो एरिया ज़्यादा होने की वजह से नीचे स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस की वैल्यू कम आएगी, और ऊपर का एरिया क्या है, कम है, तो ऊपर स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो मैं मान लेता हूँ ये σT है आपका,
ये वीडियो कट रहा होगा वीडियो में, इसमें मैं थोड़ा सा ऊपर बनाता हूँ। तो ये आपका सिग्मा टी हो गया और आपका सिग्मा सी हो गया, और ये डिस्टेंस आपकी क्या हो गई, वाई टी हो गई, और ये डिस्टेंस क्या हो गई, ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम रहेगा आपका, स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो ये आपकी वाई टी हो गई, और ये क्या होगी आपकी एरिया, वाई सी हो गई। ना मैं वाई टी और वाई सी पे इतना ज़ोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि रीज़न है वाई टी और ये वाई सी है, तो बाय सिमिलरिटी ऑफ दिस ट्रायंगल हम लोग एक चीज़ लिख सकते हैं क्या, सिग्मा टी अपॉन वाई टी इक्वल टू सिग्मा सी अपॉन वाई सी। ये मैंने आपको समझाया था। और अगर सपोज़ करो कोई ऐसी लेयर है, यानी कि एट दिस लेयर अगर वो पूछता है, तो उस लेयर पे जो सिग्मा की वैल्यू रहेगी डिवाइड बाय वहाँ न्यूट्रल एक्सिस से दैट मच डिस्टेंस, सो वो स्ट्रेस डिवाइड बाय दैट स्ट्रेस करेंगे तो रेशियो सबका सेम ही आने वाला है। सपोज़ करो एक और मैं लेयर ले लेता हूँ, सपोज़ ये लेयर ले लेता हूँ, तो इस लेयर पे जो स्ट्रेस रहेगा दैट स्ट्रेस डिवाइड बाय यहाँ तक का जो वाई का वैल्यू रहेगा करेंगे तो भी जो रेशियो मिलेगा वो सेम ही मिलेगा, राइट। तो सिग्मा टी अपन वाई टी मिल जा रहा है, सिग्मा सी अपन वाई सी हमको मिल जा रहा है यहाँ से। तो अब कंसिडर करते हैं कि वाई टी की वैल्यू तो हमको पता है, वाई टी की वैल्यू कितनी है, वाई टी की वैल्यू आपकी है, वाई सी की वैल्यू पता है, और वाई टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वाई सी की वैल्यू कितनी है आपकी, वाई सी की वैल्यू है, इसको सॉल्व करने के बाद मैं सिग्मा टी, चलो वाई सी की वैल्यू लिखता हूँ 70.83, एंड वाई टी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, वाई टी की वैल्यू कैलकुलेटर से 150 माइनस वाई बार कितना है 70.83, आपको आता है 79.17। सो वाई टी की वैल्यू आती है 79.17। नाउ एक चीज़ का ध्यान रखिए, मैं सिग्मा टी को इन टर्म्स ऑफ सिग्मा सी लिख सकता हूँ। कैसे, सिग्मा टी मैं इस तरफ रखता हूँ और ये यहाँ भेजता हूँ, वाई टू के ऊपर भेजता हूँ। सो ये क्या हो जाएगा 79.17 अपॉन 70.83, यहाँ पे हो गया आपका सिग्मा सी। अब क्या करना है मुझे, ये देखिए, मैंने जब आपको पार्ट्स इन पैरेलल समझाया था, कंपोजिट बार्स में पार्ट्स इन पैरेलल बताया था, तो उस वक्त भी हमको परमिसिबल वैल्यू दी हुई थी, स्ट्रेस मैक्सिमम स्ट्रेस इन स्टील दिया हुआ था और मैक्सिमम स्ट्रेस इन कंक्रीट दिया हुआ था। उस वक्त हमने डायरेक्ट वैल्यू नहीं ली थी। जब भी आपको परमिसिबल वैल्यूज़ देती है तो आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं लेना है, उसको पहले चेक करना है कि चेक कैसे करना है, पहले किसी एक की वैल्यू लेके फिर दूसरे की वैल्यू फाइंड करना है और चेक करना है कि उसकी पहली वैल्यू जो मैंने लिया है उस वैल्यू के हिसाब से दूसरी जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो परमिसिबल स्ट्रेस के अंदर में है या नहीं है। तो सपोज़ करो क्योंकि क्या है कि ये परमिसिबल वैल्यू है ना, अगर ये डायरेक्ट इंड्यूस्ड वैल्यू होती तो हम रख सकते थे, डायरेक्ट इंड्यूस्ड वैल्यू नहीं है, इसके लिए हमको पहले चेक करके देखना पड़ेगा। तो सिग्मा टी उसने बताया है बेंडिंग स्ट्रेस, टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस इज़ लिमिटेड टू 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। चलो तो मैं सिग्मा टी की वैल्यू ना रख के क्या करता हूँ, सिग्मा सी की वैल्यू पहले मैं लेट्स अज्यूम, लेट्स टेक सिग्मा सी एज 80। सो मैं जब 80 की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा, सिग्मा टी कितना आता है वो देखते हैं, ये और ये मल्टीप्लाई करो, आपको सिग्मा टी की वैल्यू कितनी आती है। सो कैलकुलेशन करने के बाद में हमको मिला इसका वैल्यू 1.117 और सिग्मा सी की जगह पे हमने क्या पुट किया 80, सिग्मा सी की जगह पे 80 पुट करने के बाद हमको सिग्मा टी की वैल्यू कितनी मिलती है 89.41। और सिग्मा टी की परमिसिबल वैल्यू कितनी थी, सिग्मा टी की परमिसिबल वैल्यू वॉज 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और आ कितना रहा है 89.41 आ रहा है। दैट मीन्स हम इतना टेंसाइल स्ट्रेस में हम इतनी वैल्यू तक नहीं जा सकते। दैट मीन्स हम सिग्मा सी इज इक्वल टू 80 लेके सॉल्व नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज ये जो सिग्मा टी है दैट इज़ रीचिंग टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, व्हेन मैक्सिमम वैल्यू से भी ज़्यादा पहुंच जा रही है, सो हेंस नॉट सेफ। सो नाउ लेट्स टेक सिग्मा टी एज 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिग्मा सी 80 लेके सॉल्व किया था तो हमको सेफ नहीं मिला। नो सिग्मा टी 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर लेके सॉल्व करते हैं, तो सिग्मा टी इज इक्वल टू 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर लेके सॉल्व करते हैं। तो सिग्मा टी इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, सिग्मा टी की वैल्यू 20 रख देंगे और यहाँ पे 1.17 एज इट इज़ है,
तो सिग्मा सी फाइंड करते हैं। तो ये नीचे जाके डिवाइड होगा तो हमको सिग्मा सी की वैल्यू कितनी आती है 17.905 17.905 सिग्मा सी की वैल्यू आती है। सिग्मा सी की परमिसिबल वैल्यू कितनी है, सिग्मा सी की परमिसिबल वैल्यू 80 है। तो 80 से कम आ रही है सिग्मा सी सिग्मा सी 17.905, हेंस इट इज़ ओके। सो सिग्मा टी का परमिसिबल वैल्यू 20 है और हमने 20 ही लिया है, तो सिग्मा टी की वैल्यू तो सेटिस्फाई हो जा रही है। सिग्मा सी की परमिसिबल वैल्यू 80 है, तो हमने जो कैलकुलेट करके निकाला दैट इज़ 17.905, तो ये सेफ़ है। तो अब हम सिग्मा टी और सिग्मा सी की जो ये वैल्यू है इन दोनों को कंसिडर करके आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये सिग्मा टी और सिग्मा सी की वैल्यू तो हमको मिल गई। तो हमारे पास इक्वेशन क्या था, m/i = सिग्मा b/y। ना यहाँ पे दो सिग्मा दिख रहा है हमको और दो y दिख रहा है, तो याद रखो कि m/i = सिग्मा t/yt होता है और सिग्मा c/yc होता है। यहाँ पे हमने जो डायग्राम बनाया था बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, उसके हिसाब से हमने ये वाला लिखा है, राइट ना। आपको m जो मिलेगा वो किससे मिलेगा, आप कोई भी लो, चाहे m/i सिग्मा t/yt लेके सॉल्व करो तो भी आपको m जो मिलेगा सेम ही मिलेगा, क्योंकि ये रेशियो जो है वो सेम आने वाला है। तो ये रेशियो के अंदर आप ये 25.58 × 10⁻³ मल्टीप्लाई करोगे और इसमें भी 17.905 ये करके इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो m का जो आंसर आने वाला है वो सेम आने वाला है। सो मतलब कि आप m/i को चाहे इससे इक्वेट करो चाहे इससे इक्वेट करो, आपको आंसर जो है सेम आ जाएगा। 6.467 × 10⁶ न्यूटन m में आता है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हो जाएगा तो न्यूटन मीटर में हो जाएगा, राइट। सो इस तरीके से हमने हॉगिंग मोमेंट को कंसिडर करते हुए ये न्यूमेरिकल को सॉल्व किया और हमको मोमेंट का वैल्यू मिल गया। नाउ नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, अब हम सैगिंग मोमेंट कंसिडर करके सेम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। जब हम सैगिंग मोमेंट कंसिडर करके सॉल्व करेंगे तो क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं वो देखते हैं। आप तब तक इसको नोट डाउन कर लो। नाउ फॉर सैगिंग मोमेंट में कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। सो फॉर सैगिंग मोमेंट आपकी बीम कैसे बेंड होने वाली है, आपकी बीम कुछ इस तरीके से बेंड होने वाली है। जब आपकी बीम इस तरीके से बेंड होगी तो ऊपर के सेक्शन पे क्या आने वाला है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आने वाला है, और नीचे के सेक्शन पे क्या आने वाला है, टेंसाइल स्ट्रेस आने वाला है। और टेंसाइल स्ट्रेस को हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए जब हम बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाएंगे तो इस तरफ हम टेंसाइल स्ट्रेस को दिखाएंगे, उस तरफ हम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को दिखाएंगे। तो मैं टेंसाइल स्ट्रेस को पॉजिटिव कंसीडर करता हूँ, इसके लिए मैं उस तरफ ड्रॉ करता हूँ। हो सकता है कि कोई अगर उसको टेंसाइल स्ट्रेस को नेगेटिव कंसीडर करता हो या फिर वो टेंसाइल स्ट्रेस को इस तरफ दिखाना चाहता है तो वो भी चलेगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिग्मा टी पॉजिटिव कंसीडर करते हुए, सिंस नीचे वाली लेयर में क्या आने वाला है, टेंसाइल आने वाला है, और ऊपर वाली लेयर पास में आ रही है तो क्या होगा, कॉम्प्रेसिव आएगा। तो ऊपर की लेयर कॉम्प्रेसिव है तो यहाँ पे हम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस दिखाएंगे। नाउ एक चीज़ याद रखिए कि इस वक्त क्या हो रहा है, आपकी ये जो लेयर है इस लेयर पे क्या आ रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है, उस लेयर पे क्या आ रहा है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है, क्योंकि वो इस तरीके से बेंड हो रही है, राइट। सो यहाँ पे एरिया जो है ये एरिया कैसी है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा एरिया होगा तो क्या होगा, सिग्मा टी का वैल्यू आपको कम मिलेगा। एरिया कम होगा तो क्या होगा, स्ट्रेस का वैल्यू ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि योर स्ट्रेस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो ये कंसिडर करते हुए मैंने डायग्राम बनाया और ये हो गया आपका स्ट्रेस लेयर वाइज, राइट। और ये जो है ये नहीं मैंने इसके रेफरेंस से बनाया, नहीं मैंने इसके रेफरेंस से बनाया। अगर इसके रेफरेंस से बनाया होता तो ये इसकी हाइट जो होती इतनी होती, और इसके रेफरेंस से बनाया होता तो इसकी हाइट इतनी होती, बट मैंने इन जनरल बना दिया है, आप समझ सकते हो इसको। ये सिग्मा टी है और ये सिग्मा सी है। नाउ अगेन अब मैं सैगिंग के लिए कंसिडर कर रहा हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये ऊपर वाला पोर्शन यहाँ तक का क्या हो जाएगा, ये पोर्शन क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्रेसिव में चला जाएगा, और ये वाला पोर्शन किस में चला जाएगा, आपका टेंसाइल में चला जाएगा। सो इस वक्त आपका सिग्मा टी डिवाइड बाय वाई टी और सिग्मा सी डिवाइड बाय वाई सी का वैल्यू क्या होगा। तो ऊपर का लेयर अभी किस में है, कॉम्प्रेसिव में है, राइट। सो ये ऊपर के लेयर में आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आएगा, तो ये वाली जो लेयर होगी आपकी न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर की लेयर, इस वक्त वो कैसे हो जाएगी, वाई सी हो जाएगी, राइट। सो वाई सी की वैल्यू देखते हैं। और ये वाली जो लेयर होगी आपकी वाई बार, ये नीचे वाली लेयर पे क्या आ रहा है इस वक्त, टेंसाइल आ रहा है, तो ये आपका वाई टी हो जाएगा। सो ये हो जाएगा आपका वाई टी, राइट। सो वाई टी बार की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी है। सो वाई टी बार की वैल्यू यहाँ पे लिखिए और यहाँ पे वाई सी बार की वैल्यू लिखिए। तो वाई टी वाई सी की वैल्यू मिलने के बाद में आपको फिर से क्या करना है,
ट्रायल एंड एरर से, जैसे हमने ट्रायल एंड एरर करके सॉल्व किया वैसे ही सेम वापस से ट्रायल एंड एरर सॉल्व करना है और आपको सिग्मा टी की वैल्यू निकालना है एंड सिग्मा सी की वैल्यू निकालना है। एक बार आपको सिग्मा टी की वैल्यू पुट करके देखना है, उसके हिसाब से सिग्मा सी की वैल्यू क्या आती है, और अगर सेफ़ आ जाती है तो ठीक है, अगर नहीं सेफ़ आती है तो आप क्या करेंगे, सिग्मा सी की वैल्यू पुट करके सिग्मा टी निकालेंगे, और सेफ़ आ जाती है तो फिर आगे प्रोसीड करेंगे और फिर क्या करेंगे, इसको मोमेंट अपॉन एम बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा टी अपॉन वाई टी इक्वल टू सिग्मा सी अपॉन वाई सी। तो दोनों में से किसी के भी इक्वेट करके हम एम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, राइट। नाउ सेम चीज़ जैसे मैंने किया वैसे ही करना है, इसमें और कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो मैं इसको आपको एज अ होमवर्क करने के लिए देता हूँ। याद रखना है आपको वाई टी की वैल्यू, बस इसमें डिफरेंस इतना ही था, आपको वाई टी मैंने रफ़ कर दिया इसलिए मुझे वाई टी की वैल्यू याद नहीं है। सो जो वाई टी होगा आपका नीचे वाला होगा, तो सो वाई बार क्या है, वाई बार इज़ 70.83, सो वाई बार इज़ 70.83 एंड वाई सी, सो वाई सी क्या होगा, आप अगर माइनस करते हैं दैट इसमें से होल 150 में से, सो 150 माइनस 70.83, द अदर वन वैल्यू इज़ 79.17, सो ये हो जाएगा आपका 79.17 और सिग्मा टी यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा और ये सिग्मा सी यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा। और ये तो मैंने आगे का बताया। सपोज़ करो 2 मिनट देखता हूँ, अगर सॉल्व आपको एक लेवल तक ला के रख देता हूँ जाके उसके बाद आप आगे जाके सॉल्व कर सकते हो। सो सिग्मा टी को एज इट इज़ रखते हैं एंड 70.83 अपॉन 79.17 और ये हो गया सिग्मा सी। ना इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो आपकी वैल्यू जो आती है दैट इज़, सो कैलकुलेट करने के बाद में आपको इसकी वैल्यू 0.894 आती है और सिग्मा सी को चलो हम 80, इस बार हम सिग्मा सी को 80 वैल्यू लेके कंसीडर करके सॉल्व करते हैं। सिग्मा टी की वैल्यू क्या आती है, सिग्मा टी की जो वैल्यू आएगी, अगर वो सिग्मा टी की वैल्यू 20 न्यूटन से कम आएगी तो हम इसी को कंसिडर करके चलेंगे, अगर 20 न्यूटन से ज़्यादा आएगी तो हम वापस से क्या करेंगे, तब हम सिग्मा टी की वैल्यू पुट करेंगे। तो सिग्मा टी की वैल्यू पुट करने के बाद में हम सिग्मा सी निकालेंगे और सिग्मा सी की वैल्यू अगर सेफ़ आएगी, अगर ये वाली सेफ़ नहीं आती तो बट और सिग्मा सी की वैल्यू आपको सेफ़ मिल जाएगी। और सिग्मा सी की वैल्यू अगर सेफ़ मिल गई तो सिग्मा सी की वैल्यू जो आई है वो, और सिग्मा टी की वैल्यू 20 लेके आपको आगे प्रोसीड करना है और उससे आपको एम कैलकुलेट करना है। नाउ आपको मैं फाइनल आंसर एम का जो आएगा वो मैं बता देता हूँ और बाकी का कैलकुलेशन आप एज अ होमवर्क कर सकते हैं। सो आपको जो एम की वैल्यू इन सैगिंग में आती है दैट इज़ 7.224 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन mm सॉरी ये मैं मोमेंट की वैल्यू लिख रहा हूँ। सो m क्या होगा आपका 7.224 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर न्यूटन mm, राइट। इसको हम न्यूटन मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 7.224 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। सो इस तरीके से आपको इसका जो है कैलकुलेशन करके आपको m का वैल्यू निकाल लेना है। सो ये हो गया। नाउ अब तक हमने जो भी न्यूमेरिकल किया, ये जो न्यूमेरिकल किया, ये न्यूमेरिकल किस पे था, इसमें एक इसके पहले वाला जो सम किया था और ये सम किया था, दोनों में हमने देखा कि जो बीम है वो बीम कैसी है, एक यूनिफॉर्म मटेरियल, एक ही मटेरियल की है, उस बीम के अंदर दूसरा मटेरियल हमने नहीं डाला है। सो इसके बाद हम जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं दैट इज़ ऑन फ्लिच्ड बीम। सो फ्लिच्ड बीम का हम कंसेप्ट देखेंगे, कंसेप्ट देखने के बाद उसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं।